हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू योर टीचर। तो आप लोग को मैं आसीरिया की कला के बारे में पढ़ा रही थी। तो अभी आसीरिया की कला आपका थोड़ा सा बाकी रह गया था। ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि आसीरिया की जो कला है वो टॉपिक अधूरा रह गया है। तो इस वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। तो इस वीडियो के बाद आपका आसीरिया की जो कला है वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपका जो मेसोपोटामिया है वो भी ख़त्म हो जाएगा आपका। तो इससे पहले मैं आप लोग को इसके बारे में पढ़ाऊँ, पहले थोड़ा सा जो लास्ट वीडियो भेजी थी उसके बारे में रिमाइंड कराती हूँ, देन फिर हम देखते हैं इसमें क्या है। तो चलिए देखते हैं लास्ट वीडियो में क्या बताया था मैंने आपको। तो जो आसीरिया की कला है वो सारगोन द्वितीय के युग में बहुत महत्वपूर्ण थी। इस समय जो है सारगोन ने बहुत विशाल भव्य राजप्रासादों का निर्माण करवाया था, जिसमें 200 कमरे थे, 30 खुले प्रांगण थे और जो इनका मुख्य महल था वो 52 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाता था। तो सारगोन ने जो है जिन राजप्रासाद बनाए थे वो बहुत विशाल थे। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जब उसमें 200 कमरे थे, 300 खुले प्रांगण थे, तो कितना विशाल रहा होगा वो राजप्रासाद। तो इसमें जो मुख्य महल बना था वो 52 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था। ये जो है ऐसा भव्य कलात्मक स्मारक था जिसके द्वारा राजनीतिक प्रभुत्व को प्रदर्शित किया गया था। महल के बाईं ओर मंदिर था जिसमें 7 मंजिला जिगुरात बनाया गया था। तो मैंने बताया था ना कि जिगुरात मंजिलों में बनते थे, नीचे से चौड़े होते थे और ऊपर से वो पतले होते जाते थे, पहाड़ों के आकार में बनते थे। तो ये जो है इसमें बताया गया है कि जो है प्रत्येक 18 फुट ऊंची विभिन्न रंगों की सुसज्जित मंजिल मिली हुई है। तो इसमें 4 मंजिल अब भी बाकी हैं जो क्रमशः काले, नीले और सफ़ेद और लाल रंग से, इन रंगों से बनाई गई थी। तो इसमें जो है इसमें राजप्रासाद के बाईं ओर, महल के बाईं ओर जो है इसमें जिगुरात बनाया गया था, मंदिर बनाया गया था और 4 मंजिल इसमें अभी भी शेष बची हुई हैं जो अभी देखी जा सकती हैं। फिर उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि जो असुरबनीपाल है वो इसका लास्ट सम्राट शासक माना जाता है सीरियन का। इसको भी कलाओं में बहुत रुचि थी, इसने भी बहुत सारे मंदिर बनवाए थे और जो मंदिर थे उनको जीर्णोद्धार कराया था, फिर से रिन्यू कराया था, रिपेयर करवाया था पुराने मंदिरों का। और आसीरियन की कला का जो सर्वोत्तम पक्ष रहा है वो रिलीफ चित्रों का रहा है। तो रिलीफ चित्रण आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल में बताया भी है, शेरों का शिकार वाला चित्रण दिखाया भी था। और मूर्ति कला यहाँ पे जो है जो रिलीफ चित्रों का स्थान माना जाता है, जैसे उस टाइम पे यूनान की मूर्ति कला का जो स्थान था वही यहाँ पे रिलीफ चित्रों का स्थान माना गया है। और इसमें जो है इनकी सफलता जो मानी गई है वो पशु आकृतियों से मानी गई है। इस टाइम पे जो है बहुत सारी चीज़ें अलंकरण किए गए थे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि सारगोन ने क्या क्या चीज़ें निन्वे नगर में मांसल घोड़े और कैरिब जो थे उनके राजप्रसाद में घायल सिंहनी, असुरबनीपाल का शेरों का चित्र, ये सारी चीज़ें आसीरियन की सफलता के साक्षी माने गए थे। देन आपका फिर जो है ये मैंने बताया था कि नेबुकोडनेस्सर ने आसीरिया पर आक्रमण करके नौ बेबीलोनिया को केंद्र बना लिया था। बेबीलोन को केंद्र बनाया, उसको बाद में इन्होंने नौ बेबीलोनिया नाम दे दिया था। किसने? नेबुकोडनेस्सर ने। तो इसके बाद नौ बेबीलोनियन आपका स्टार्ट हो गया था। फिर नौ बेबीलोनियन में बताया था आपको कि कैल्डियन का नेतृत्व था इस टाइम पे। और जो है नौ बेबीलोनियन जो माना जाता है वो कैल्डियन के टाइम पे समय में पुनर्जागरण युग कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि नौ बेबीलोनियन में और क्या था, फिर हम मिस्र की कला के बारे में पढ़ेंगे। बेबीलोन के उत्खनन में जिन भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जब कैल्डियन सम्राटों ने बनवाए थे, इससे पुराने भवन आसीरियन सम्राट के कीर्ति अहिंसा के शिकार हो गए थे, इसलिए उनके अवशेष अब प्राप्त नहीं होते हैं। तो बेबीलोन के उत्खनन में जिन भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो किसने बनवाए थे? कैल्डियन सम्राटों ने बनवाए थे, क्योंकि लास्ट में कैल्डियन ही आए थे जिसने बेबीलोन को केंद्र बनाया था, उसको नौ बेबीलोनियन नाम दिया था। तो इन्हीं के अवशेष ही प्राप्त होते हैं कैल्डियन सम्राटों के। तो इससे पुराने जो भवन आसीरियन सम्राट ने बनाए थे अपनी कीर्ति और अहिंसा के शिकारों के जो चित्र बनवाए थे, बताया था आप लोग को शेरों का शिकार जो बनवाया था असुरनसिरपाल ने। तो ये सारी चीज़ें जो बनवाई गई थी उसके अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं प्राप्त होते हैं? क्योंकि जो सम्राट थे कैल्डियन सम्राट ने उन सबको नष्ट करवा दिया था। अनेक नवीन भवन का मार्ग बनवाए जिसके कारण बेबीलोन तत्कालीन विश्व का सुंदरतम नगर बन गया। इसमें जो है बहुत सारे भवनों के मार्ग बनवाए थे, रास्ता बनवाई थी। तो ये जो है इसी कारण बेबीलोनिया जो है बहुत सुंदर, विश्व का बहुत सुंदर नगर माना जाता है।
फरात नदी जो उस समय बेबीलोन के बीच से बहती थी, उसके दोनों तटों को मिलाने के लिए इसने एक पुल बनवाया, जिसके अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। तो जो फरात नदी थी, आपको बताया था मैंने, दजला और फरात के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ है। तो जो फरात नदी थी उस टाइम पे बेबीलोन के बीच से जो बहती थी, तो उसने क्या किया, दोनों तटों को मिलाने के लिए इसने जो है एक पुल बनवाया। किसने? कैल्डियन सम्राट ने, और जिसके अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। ये पुल अभी है नहीं, तो इसके जो अवशेष हैं वो उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक मार्ग राजप्रसाद से मंदिर की ओर जाता था, जो विजय मार्ग कहलाता था, उल्लेखनीय है। तो ये जो ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो बेबीलोन में ये बताया हुआ है कि यहाँ पे जो एक मार्ग था वो राजप्रसाद के मंदिर की ओर जाता था, जो किसका मार्ग था? विजय का मार्ग कहलाता था। क्यों कहलाता था? क्योंकि वो मंदिर की ओर जाता था, इसलिए। अब आगे देखते हैं। यह मार्ग ईश्वर द्वार से निकलता था, जिनमें पॉलिश द्वार बहुरंगी ईंटों से रिलीफ मूर्तियां बनी हुई थी। ये जो मार्ग मानते हैं वो ईश्वर द्वार से निकलता था, मतलब मंदिर से निकलता था, तो इसी को कह रहे हैं कि ईश्वर द्वार से निकलता था, जिसमें पॉलिशदार बहुरंगी ईंटों से रिलीफ मूर्तियां बनाई गई थी। कैसी मूर्तियां? रिलीफ मूर्तियां बनाई गई थी, पॉलिशदार बहुरंगी ईंटों से मूर्तियां बनी थी। चमकीले नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद व सुनहरे रंगों से ज्यामितीय आलेखन व रसद और ड्रैगन की आकृतियाँ बनी हैं। इस द्वार को नॉवेल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अब देखिए, ये जो चीज़ें यहाँ पे आलेखन जो बना हुआ था वो कैसा बना हुआ था? नीले रंग की पृष्ठभूमि पर जो बैकग्राउंड था उनका, वो नीले रंग से बनाते थे, और इनमें जो अलंकरण करते थे वो सफ़ेद और सुनहरे, वाइट और गोल्डन कलर से यहाँ पे ज्यामितीय आलेखन और रसद, ड्रैगन, ये सारी चीज़ें, आकृतियाँ इनकी बनाई जाती थी। इस द्वार को क्या कहा जाता था? नॉवेल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता था। तो इस प्रकार के यहाँ पे आलेखन बनाए हुए थे। तो रसद का यहाँ पे मतलब हुआ जो रसों से भरा हुआ हो, तो उसको रसद कहा गया है, जिससे आनंद की प्राप्ति हो। तो आगे देखते हैं। इस द्वार के पास ही वह विशाल जिगुरात जो इतिहास के बेबीलोन की मीनार के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये जो द्वार था, इस द्वार के पास ही वो जिगुरात बना हुआ है, जिसको बेबीलोन की मीनार के नाम से जो ये प्रसिद्ध है, टावर ऑफ बेबल। तो कौन सा? ये जो आपको ईश्वर द्वार से निकलता हुआ एक द्वार बताया था, तो इसी के पास ही एक विशाल जिगुरात है, जो जहाँ पर बेबीलोन की मीनार अंकित की गई है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के इतिहास में बेबीलोन नगर का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक महान साम्राज्य की राजधानी ही नहीं, एक प्रकार से पश्चिमी एशिया की सांस्कृतिक राजधानी भी थी। अब देखिए, जो बेबीलोन है आपका, तो ये जो हम्मुराबी शासक है, इस टाइम पे तो बेबीलोन का इतिहास बहुत फेमस है ही। उसके बाद भी जो बेबीलोन में जितने भी शासक आए, उन्होंने भी बहुत प्रसिद्धि हासिल की, और ये जो है अपना एक बहुत अलग स्थान स्थापित करता है। बेबीलोन जो नगर है वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में उसका एक अलग स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे जो साम्राज्य आए वो ये, बल्कि उनकी राजधानी ही नहीं, बेबीलोन बताया ना मैंने आप लोग को कि बेबीलोन को इन्होंने केंद्र बनाया था, तो ये जो है एक राजधानी ही नहीं बल्कि एक पश्चिमी एशिया की सांस्कृतिक राजधानी भी मानी जाती है। तो ये आपका बेबीलोन यहाँ से जो है ख़त्म हुआ टॉपिक। अब आगे हम देखेंगे मिस्र की कलाएं। तो मिस्र की कला भी आपका बहुत ऐसे ही लेंदी टॉपिक है, जैसे आपका ये मेसोपोटामिया था वैसे ही। तो आपका थोड़ा सा स्टार्ट कराती हूँ, देन फिर आपका इससे रिलेटेड टेस्ट भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि अब मिस्र की कला में क्या है, कैसे स्टार्टिंग की गई है मिस्र की कला की। मिस्र की कला, आर्ट ऑफ एशियंट इजिप्ट। प्राचीन विश्व में मिस्र, भारत, मेसोपोटामिया और चीन, इन 4 देशों में सभ्यता का जन्म और पल्लवन हुआ था। तो ये जो 4 सभ्यताएं हैं, मिस्र की सभ्यता और भारत की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सारी जो 4 देशों की सभ्यताएं हैं, उनका जो पल्लवन हुआ था वो घाटियों से हुआ था। तो इसीलिए अभी आपको बताती हूँ कि इसीलिए क्यों श्रेष्ठ मानी गई हैं। इन सभ्यताओं की विशिष्टता
थी कि वे नदी घाटियों में जन्मी व पल्लवित हुई, इसलिए इन्हें नदी घाटी सभ्यताएं भी कहा जाता है। तो देखिए बताया ना आपको कि ये 4 सभ्यताओं का जन्म और पल्लवन हुआ था प्राचीन विश्व में। तो ये सभ्यताएं इसलिए विशिष्टतम अपना रूप दिखाती हैं। क्यों? क्योंकि ये नदी घाटियों में जन्मी और पल्लवित हुई थी, तो इसलिए इन्हें नदी घाटी सभ्यताएं भी कहा जाता है। इन सभ्यताओं को नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो मैंने आपको मेसोपोटामिया बता दिया है, और भारत भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। चीन आप लोग 3rd ईयर में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पे पनपी थी। तो अब आगे देखते हैं कि क्या है। इन सभ्यताओं का स्वरूप और निवासियों के व्यवसाय एक समान ही थे। चारों सभ्यताएं कांस्य युग में विकसित हुई, इसलिए युग की सारी विशेषताएं इन चारों सभ्यताओं की विशेषताएं हैं। तो देखिए ये जो सभ्यताएं थी, बताया ना कि ये नदी घाटियों के पास पनपी थी, तो इसीलिए जो इनका स्वरूप है और इनके निवासियों का जो व्यवसाय है वो सब एक समान ही था। चारों सभ्यताएं जो थी वो कांस्य युग में विकसित हुई थी। जब आपका पाषाण काल खत्म हुआ तो कांस्य युग जब स्टार्ट हुआ तो इनकी सभ्यताएं, उसी में नगर सभ्यता इनकी जो है डेवलप हुई थी। आप लोग को मैंने बताया हुआ था प्रागैतिहासिक काल में कि जो इनकी नगर सभ्यता स्टार्ट होती है वो कांस्य युग से स्टार्ट होती है। तो यही कह रहे हैं कि जो इनकी सभ्यताएं विकसित हुई थी, इन चारों की सभ्यताएं जो है, जब भी आप चीन की कला पढ़ेंगे या फिर जो है आप अभी पाश्चात्य की कला पढ़ रहे हैं या फिर इंडियन आर्ट में भी पढ़ेंगे, भारत की जो कलाएं हैं उसमें भी पढ़ेंगे, तो सब में आपको प्रागैतिहासिक कला के बारे में जो है पढ़ने को मिलेगा। फिर जो इनकी सभ्यताएं विकसित हुई वो कैसे कांस्य युग में आकर विकसित हुई। तो इन चारों सभ्यताएं जो हुई थी वो कांस्य युग में विकसित हुई, इसलिए जो इनकी चारों की विशेषताएं हैं वो समान रूप से, समान एक ही तरह से मानी गई हैं। तो आपका मिस्र की कला स्टार्ट हो गया है और अभी आपका मेसोपोटामिया ख़त्म हो गया है। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, या फिर जो मैंने अभी तक चारों मेसोपोटामिया के टॉपिक बताए हैं आप लोग को, अक्काद, सुमेर, आसीरिया और बेबीलोनिया, देन आपका नौ बेबीलोनिया, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं आप, या फिर जूम मीटिंग पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।